डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की इस सत्र में हम आपको पुस्तकालय विज्ञान से जुड़ी एक नई विषय पर प्रकाश डालेंगे, जो कि है हमारा सूचना स्रोत, इंफॉर्मेशन सोर्स। क्योंकि आज के समय में सूचना तो एक आधुनिक समाज में एक सशक्त माध्यम माना गया है। जैसा कि लोग कहते हैं ना, ज्ञान ही एक शक्ति है। तो हमारा कहने का अभिप्राय है, या हमारा यह मत है कि सूचना ही शक्ति है, क्योंकि सूचना से ही ज्ञान का निर्माण होता है। अगर आपके पास सूचना का अभाव है, तब ज्ञान प्राप्त करने में यह एक बाधा के रूप में सिद्ध हो सकती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति, वह किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हों, चाहे वह शिक्षाविद हों, चाहे वह नौकरशाह हों, चाहे वह राजनीतिज्ञ हों, चाहे वह अधिवक्ता हों, चाहे वह उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए हों, सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हों, आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए हों, कला आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए हों, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, और अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में हर समय अपडेट रहने के लिए उनको सूचना की नितांत रूप से आवश्यकता पड़ती है। और विशेष तौर पर जो भी करंट इन्फॉर्मेशन होती है, वह उनको अपने क्षेत्र में अपडेट करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। तो जैसा कि पूर्व में भी हम आपको अवगत करा चुके हैं कि पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र ज्ञान भंडारण के केंद्र होते हैं। हम इन विविध प्रकार के जो भी हमारे सूचना के स्रोत होते हैं, उनका हम पुस्तकालयों में संग्रह करते हैं। संग्रह करने के बाद हम उनको उपलब्ध कराते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सूचना के स्रोत होते हैं, इनकी पुस्तकालय में क्या उपयोगिता है, और इनका आकार, प्रकार या उनमें निहित सूचनाओं का क्या विशेषता होती है। तो मित्रों, जैसे कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन का कहना है, या उनके अनुसार, रंगनाथन साहब के अनुसार, कि हम जो भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं, प्रलेख हैं, उनकी भौतिक विशेषताओं, उनका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, या जो भी सूचनात्मक विशेषताएं होती हैं, जो विभिन्न तरह के ग्रंथ होते हैं, तो हर ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का समावेश होता है, कि उनके आधार पर हम सूचना को बांटते हैं। जैसे रंगनाथन महोदय ने डॉक्यूमेंट एक बहुत ही व्यापक पद है। उसके अंतर्गत उन्होंने सूचना को 4 भागों में विभाजित किया: कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट। तो रंगनाथन महोदय ने सूचना के स्रोतों को 4 प्रकारों में विभाजित किया: कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, नियो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट और मेटा डॉक्यूमेंट। क्योंकि जो चारों प्रकार में इन्होंने इसको विभाजित किया, उनमें सूचनाओं की प्रकृति और सबकी सूचना की विशेषताएं अलग अलग हैं, और सबकी भौतिक संरचना भी अलग अलग है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा, उनका प्रथम प्रकार कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, कि जो हमारी परंपरागत प्रलेख होते हैं। तो जो इस तरह के प्रलेख होते हैं पुस्तकालय में, जो साधारणतः अक्सर आप देखेंगे लिखित या मुद्रित, कोई हस्तलिखित है या कोई मुद्रित फॉर्म में है, जो भी सूचना होती है। जैसे हमने कह दिया, कोई पुस्तक है, कोई पीरियाडिकल है, मैप्स है, एटलस है, ये साधारणतः लिखित रूप में पाए जाते हैं। तो इनको हम रखते हैं परंपरागत प्रलेख की श्रेणी में।
दूसरा प्रकार प्रकाशन आपका नियो कन्वेंशनल। तो नियो कन्वेंशनल ये इस तरह के प्रलेख होते हैं कि पुस्तकालय के परंपरागत प्रलेखों की भांति लिखित या मुद्रित स्वरूप में होते हैं, परंतु इसमें जो सूचना पाई जाती है वह सूचना एक विशिष्ट तरह की सूचना होती है। जैसे हमने कहा पेटेंट, स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन या कोई डेटा। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या है? एक मानक है, एक मानक कोड है। एक स्पेसिफिकेशन क्या है? यह इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्रों में काम में लाई जाती है। और पेटेंट है, मानक है, जो गवर्नमेंट और आविष्कारकर्ता के बीच में करार होता है, वह पेटेंट है। डेटा, तो इनमें जो सूचना होती है एक विशिष्ट प्रकार की सूचना होती है। हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट की, अपरंपरागत प्रलेख क्या होते हैं। तो इस तरह के प्रलेख पुस्तकालय के अपरंपरागत प्रलेख होते हैं, जो साधारणतः लिखित या मुद्रित स्वरूप में नहीं होते हैं, बल्कि कंप्यूटराइज्ड फार्म और कह लीजिए मशीन रीडेबल फार्म में पाए जाते हैं। जैसे हमने कह दिया कोई ऑडियो है, कोई विजुअल है, या कोई वीडियो कैसेट है, या कोई माइक्रो फार्म, तो इनका स्वरूप परंपरागत प्रलेखों की भांति भिन्न है। और सबसे जो इनका रंगनाथन महोदय का जो अंतिम स्वरूप उन्होंने बताया है सूचना के प्रलेखों को, वो उनका है मेटा डॉक्यूमेंट। मेटा डॉक्यूमेंट का आशय कि ये हमारे इस तरह के प्रलेख होते हैं जो लिखित या मुद्रित स्वरूप में नहीं होते, परंतु मानव मस्तिष्क पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि हमने कह दिया कोई इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, कोई किसी उपकरण की अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो न लिखित स्वरूप में रहती है न मुद्रित स्वरूप में रहती है, लेकिन हमारे ज्ञान के लिए यह बहुत ही उपयोगी और सार्थक सिद्ध हो रही है। या हमने कह दिया फोटोग्राफी, कोई फोटो अगर है तो भी इसी तकनीक के अंतर्गत, इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसी तरह हमारे पुस्तकालय विज्ञान के कुछ आंग्ल विज्ञानियों ने भी इन प्रलेखों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया है। जैसे हमारे हैंसन महोदय हो गए और ग्रोगन महोदय हो गए, तो इनका जो प्रलेखों का विभाजन का आधार रहा है वह प्रलेख में निहित सूचनाओं के आधार पर विभाजन किए हैं। जैसे हैंसन ने प्रलेखों को दो भागों में विभाजित किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, की प्राथमिक और द्वितीयक भागों में प्रलेखों को उन्होंने विभाजित किया। ग्रोगन द्वारा इसे पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भागों में विभाजित किया। ये हमारा है कि जो अलग अलग हमारे पुस्तकालय विज्ञान के सूचना वैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्रलेख को, कुछ लोगों ने भौतिक विशेषताओं के आधार पर, कुछ ने प्रलेख में निहित विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया है। मित्रों, अब हम आपको एक सूक्ष्म रूप में यह बताने का प्रयास करेंगे कि प्रलेख की जो हमारी ये प्राइमरी सोर्स हैं, सेकेंडरी सोर्स हैं या टेरिटरी सोर्स हैं, उनमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन पाई जाती है। तो सर्वप्रथम हम प्रलेख का जो प्राथमिक स्वरूप होता है, जो हमारा प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है, उसमें किस तरह की सूचना निहित होती है या कौन कौन सी ज्ञान की ऐसी सामग्रियाँ जाती हैं जो उसके अंतर्गत आती हैं। तो जो हमारा प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, प्राथमिक प्रलेख है, तो प्राथमिक प्रलेखों में, प्राइमरी डॉक्यूमेंटों में ज्ञान की ऐसी सूचना निहित होती है जो विशुद्ध रूप से मौलिक होती है। कहने का आशय कि ऐसे प्रलेख नवीन ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं जो पूर्व में इसके पहले प्रकाशित नहीं थे या पूर्व में उनका कोई अस्तित्व नहीं था, तथा इस तरह की सूचना ये कह लीजिए कि पहले प्रकाशित नहीं हुई थी। जैसे हमने कह दिया कोई शोध प्रबंध, पीएचडी की कोई थीसिस है, या कोई रिसर्च जर्नल, कोई रिपोर्ट, कोई पेटेंट, कोई ट्रेड लिटरेचर, कोई कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग,
या ऑफिशियल पब्लिकेशन हो गए या स्टैंडर्ड हो गए। कि कहने का अर्थ है कि जिन सूचना का पहले कोई अस्तित्व नहीं था, पहले कोई आधार नहीं था, जो ज्ञान के क्षेत्र में जिनका पहली बार पदार्पण हुआ है, पहली बार जिनका प्रकाशन हुआ है, वह सूचनाएं हमारी प्राथमिक सूचना स्रोत की श्रेणी में आती हैं। अब हम बात करते हैं सूचना के सेकेंडरी सोर्स के बारे में। तो सेकेंडरी सोर्स प्रलेख भी वैसे ही प्रलेख होते हैं जिसमें सूचनाओं को प्राथमिक स्रोतों से इकट्ठा किया जाता है। कहने का आशय है जो हमारे सेकेंडरी सोर्स हैं वो भी प्राथमिक स्रोतों की तरह मुद्रित स्वरूप में होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी सोर्स का हम जो संकलन करते हैं वो हम किससे करते हैं? प्राथमिक सोर्स से करते हैं। अर्थात यह प्राथमिक स्रोतों द्वारा संगठित और पुनर्उत्पादित स्वरूप है। जैसे हमने कह दिया इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी, एब्स्ट्रैक्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट, रिव्यू, बुक, बायोग्राफी, हिस्ट्री, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, हैंडबुक, मैनुअल आदि। तो कहने का आशय है कि सेकेंडरी सोर्स का उत्पादन प्राथमिक स्रोतों के आधार पर ही किया जाता है या होता है। हम बात करते हैं मित्रों हम सूचना के अंतिम और तृतीयक स्रोत पर। तो ये उस तरह के स्रोत होते हैं जो शोधकर्ताओं, रिसर्चर या यूजर को द्वितीयक उपयोग के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं या उनको मार्ग दिखाते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्राथमिक स्रोत वह स्रोत हमारे होते हैं जो यह बताते हैं या इस बात की सूचना देते हैं कि सेकेंडरी सोर्स को हमें उपयोग में कैसे लाना है या ये सेकेंडरी सोर्स हमें कहाँ से प्राप्त होंगे। जैसे हमने कह दिया किसी इंस्टीट्यूशन की डायरेक्टरी, ईयर बुक, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस, गाइड टू लिटरेचर, गाइड टू ऑर्गेनाइजेशन, गाइड टू लाइब्रेरीज, टेक्स्ट बुक आदि। तो कहने का आशय है कि तृतीयक स्रोत भी हमारे आज के इस व्यस्तम समय में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं और ये हमें यह अवगत कराते हैं कि द्वितीयक स्रोतों का हमें कैसे उपयोग करना है और कैसे हम इसको अपने व्यवहार में ला सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके विषय में आप हमें ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।